हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने अभी तक के सभी अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिए होंगे और इन क्लासेस को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज की इस क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा रहेगा इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट की तरफ से, आईसीएआई की तरफ से आज आपके एग्जामिनेशन की डेट रिलीज कर दी गई है। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो मई 21 में अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर डेट शीट आ गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको दिया गया है वो है कि आपके एग्जामिनेशन जो कि स्टार्ट हो रहे हैं लास्ट वीक ऑफ द मंथ। तो मई में यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं 22 तारीख से। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो ग्रुप 1 में टैक्सेशन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1 महीना फालतू मिल गया है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कंसर्न आ रहा था कि 3 अप्रैल तक हमारा ये इनकम टैक्स का कोर्स चलेगा, तो उसके बाद उन्हें एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उन सभी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उनके पास एक सफिशिएंट टाइम रहेगा कि वो अपने इस सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर पाए और प्रॉपरली उसकी स्टडी कर पाए। तो चलिए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैंने आपके लिए दो मटेरियल तैयार किए हैं। एक आपकी बुक है जिसको कि मैं ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस करवाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बाकी सभी चैप्टर वाइज बुक प्रोवाइड करी है। इसकी भी आपको बुक मिल जाएगी ऑन अ चैप्टर बेसिस। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक फॉर दिस चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर्स में जो प्रॉब्लम हमने फेस करी स्टूडेंट्स की तरफ से, जो क्वेरीज आई कि यहाँ पर क्वेश्चन और उसके आंसर नहीं मिल पाए, तो वो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम टेक केयर की गई है। एंड अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा, जिसको आप साथ के साथ जैसे जैसे मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये ट्रस्ट हो जाए कि आप इस चैप्टर को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे और यहां तक कि आप 100% मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने इस चैप्टर में आपके लिए क्या किया है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है और क्वेश्चन के बाद मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको नहीं दिया, मैंने इसका मेन आंसर दिया है। इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगा क्लासेस के दौरान कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है, और फाइनल आंसर आप यहां से टैली करेंगे। तो जब आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते करते इसकी प्रेजेंटेशन सीख जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपका फाइनल आंसर यही आता है और प्रेजेंटेशन आपने वो रखी है जो मैंने क्लास में आपको बताई थी, तो आपको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं होने वाली है मार्क्स की ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और एग्जाम। तो आप यहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वापस आते हैं बुक पे। तो दिस इज द इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता होगा, हमने इनकम टैक्स में इनकम के कुछ घर डिवाइड किए थे कि जब भी कोई इनकम होगी अंडर द इनकम टैक्स, उसको किसी ना किसी घर में भेजा जाएगा। एक बार क्विकली देख लीजिए कौन कौन से वो घर थे, आपको याद होगा। सबसे पहला घर था मेरे सामने इनकम अंडरहेड सैलरी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, देन दैट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। दूसरे नंबर पर आपके सामने जो घर आता है दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी, जहां पर मैंने आपको ब्रॉडली बताया था, बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं हुई थी इस बारे में, कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे देते हैं एंड दैट प्रॉपर्टी इज अ हाउस प्रॉपर्टी, तो उससे जो आपको रेंटल मिलता है, वो रेंटल इनकम आपका इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में आता है। थर्ड नंबर पर आपके सामने घर था पीजीबीपी, मतलब जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं। फोर्थ पर है कैपिटल गेन, जिसकी मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा जब मैं इस चैप्टर पर आऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अदर सोर्सेस। तो आज जो मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, वो मेरा दूसरा वाला घर है इनकम का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब कोई इनकम इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। तो इस पूरे चैप्टर में मेरा आपको बताने का पर्पस ये होगा इनिशियली कि कब कौन सी इनकम इस हेड में जाएगी।
और आपको याद होगा ये देखने के लिए कि कौन सी इनकम इस हेड में जाएगी या कौन सी इनकम किसी और हेड में जाएगी, इसको बताने के लिए एक सेक्शन होता है जो हमारी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग सेक्शन। तो जैसे मैंने आपको सैलरी हेड में चार्जिंग सेक्शन बताया था, सेक्शन 15, जो ये कहता था कि कोई अमाउंट अगर पेयर द्वारा पे को दिया गया है और उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो अमाउंट आपका इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी वही बात एप्लीकेबल होगी कि अगर कोई इनकम आपको आई है, इस तरह से आई है जो कि चार्जिंग सेक्शन में एक्सप्लेन की गई है, तो वो इनकम आपकी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये हमारी जर्नी है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन की, फिर उसके फॉर्मेट की बात करेंगे कि किस फॉर्मेट से ये इनकम टैक्सेबल होती है, और इस चैप्टर के अंदर फिर बहुत छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। इसी जर्नी के साथ हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बुक पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया है, आपको ये फॉर्मेट अभी नहीं देखना है, मैं आपको इस फॉर्मेट पर वापस लाऊंगा। इससे पहले आप आइएगा चार्जिंग सेक्शन पे, जो सेक्शन हमें ये बताता है कि कब कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी और इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। देखिएगा चार्जिंग सेक्शन को। इसका जो चार्जिंग सेक्शन है हमारे सामने वो है सेक्शन नंबर 22। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है सेक्शंस आपको याद ना हो, भले ही आईपीसीसी और इंटर लेवल पर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन ऐसे सेक्शन है जैसे आपका चार्जिंग सेक्शन हुआ या परक्यूजिट जो हमने सैलरी में पढ़े थे, अलाउंसेस के कुछ सेक्शन है, एग्जम्पशन के कुछ सेक्शन है, वो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। बाकी अगर कोई माइनर से सेक्शन अगर आपको याद नहीं भी होते हैं तो उसका आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। चलिए चार्जिंग सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ने के बाद फिर इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है द एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप हाईलाइट कर लीजिएगा वर्ड प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। कंसिस्टिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें लैंड और बिल्डिंग या दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, देयर टू ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर। ओनर को हाईलाइट करिएगा, जिसकी बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई लैंड या बिल्डिंग या ऐसी कोई चीज जो आपस में जुड़ी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग के साथ, और एसएससी उसका ओनर है। एसएससी मतलब जिस पर्सन को वो इनकम मिली है वो उसका ओनर है। shall be subject to a income tax under the head income under head house property। तो वो इनकम आपकी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। और ये जो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी, ये सेक्शन 24 में आपको डिडक्शंस मिलती हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी बस आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। देयर आर टू डिडक्शंस जो कि आपको सेक्शन 24 में मिलती हैं। पहली सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, दूसरी है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। तो यहां पर आपको दो डिडक्शंस मैं आगे बताऊंगा, कौन कौन सी डिडक्शन आपको यहां पर दी जाती है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई इनकम मिलती है, ऐसी प्रॉपर्टी से मिलती है जो कि लैंड या बिल्डिंग या उससे जुड़ी हुई है, कोई लैंड है और बिल्डिंग है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और एसएससी वहां पर उसका ओनर है, मतलब जिसको वो इनकम मिली है वो उसका ओनर है, तो वो इनकम आपकी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी आफ्टर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A और 24B, दोनों डिडक्शंस माइनस कर देंगे। इसके बाद एक देखिए यहां पर एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड। और प्रोवाइडेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी लॉ लिखा जाएगा उसके नीचे कोई एक्सेप्शन दिया जाएगा और या दिया जाएगा प्रोवाइडेड या प्रोवाइजो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऊपर आपको बोला गया है लॉ में, ऊपर जो आपको बात बताई गई है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब जो प्रोवाइजो होगा, प्रोवाइजो वाला जो क्लॉज दिया होगा आपको, वो उसके कुछ अपोजिट बात बोलेगा और उस प्रोवाइजो पे ऊपर वाला लॉ एप्लीकेबल
नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी से अगर आपको इनकम आती है विच इज लैंड और बिल्डिंग और अपर्टिनेंट देयर टू, तो वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी अगर वो केसेस आपके प्रोवाइजो में कवर होते हैं। तो प्रोवाइजो देखिएगा, सच प्रॉपर्टी मतलब जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं ऊपर, और एनी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी या उसका कोई पोर्शन है, is not used by the SSC for the purpose of the business or profession carried on by him, the profit of which are chargeable to income tax। अब समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूं। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसमें से आप 50% पोर्शन अपने खुद के बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हैं। मतलब आपका अपना खुद का ऑफिस या बिजनेस यहां पर चलता है, और जो बाकी 50% एरिया है इसे आपने रेंट पर दे दिया है। तो यहां पर लॉ कह रहा है आपको प्रोवाइजो में कि अगर आपकी कोई इनकम या ऐसा कोई पोर्शन जिसको कि आप अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं, और वो बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम आती है आप उस इनकम को टीजीवीपी की इनकम में दिखाते हैं, तो उस वाले पोर्शन का जो भी वैल्यू होगा, एनुअल वैल्यू जो कि हमने ऊपर बात करी, वो हम आपका इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं 50% का, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन सिंपल सी है कि वो हिस्सा आप यूज करेंगे अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। सपोज कीजिए आपके पास एक घर है, उस घर में 2 फ्लोर हैं, आपने एक फ्लोर पे अपना बिजनेस खोल लिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं और आपने अपनी प्रैक्टिस ओपन कर ली। एक फ्लोर आपके पास है, उसे आपने किराए पर दे दिया। तो जो फ्लोर आप किराए पर देंगे वो आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो फ्लोर आप किराए पर नहीं देंगे और अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे होंगे, तो उसकी वैल्यू आपकी इनकम नहीं बनेगी, बशर्ते आप अपने पीजी बीपी वाली इनकम को इनकम टैक्स के दायरे में लाते हैं, और उस पर जो भी आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है वो आप प्रॉपरली वहां पर डिक्लेयर कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज यहां बोली गई है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। एनी पोर्शन which is being used for your own business and profession will not be considered for the purpose of income under head house property। उस एरिया की, उस यूनिट की, उस प्रॉपर्टी की बात ही नहीं होगी इस पूरे चैप्टर में, वो आपका इस चैप्टर के दायरे से बाहर हो जाएगा। अब इस लाइन को फिर से पढ़िएगा, आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी। देखिए प्रोवाइडेड में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टी और एनी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, या तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या उसका कोई छोटा सा हिस्सा भी आपने यूज किया है फॉर द पर्पज ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन, और जिसके प्रॉफिट्स, जिस बिजनेस और प्रोफेशन के प्रॉफिट्स आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर दिए हैं, वो हिस्सा हम आपका इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक कि अगर आपको बात क्लियर है तो अब कुछ एसेंशियल कंडीशंस समझ लेते हैं जो हमने ऊपर का एनालिसिस किया है। देखिएगा यहां पर आप नोट कर सकते हैं मान लीजिए दिस इज अ एरिया ऑफ लैंड, तो यहां पर मैं इसको कहता हूं ये एक जमीन का टुकड़ा है। यहां पर उस जमीन के टुकड़े पर मैंने एक बिल्डिंग बना दी। आपने देखा होगा कभी कभी बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग के साथ में कुछ एरिया खाली छोड़ दिया जाता है, जिसे हम पैसेज भी कहते हैं, रैम्प भी कहते हैं, कॉमन एरिया भी कहते हैं, पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं। तो ये सारा एरिया जो होता है खाली छोड़ दिया जाता है। तो व्हेन आई से बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब केवल वो सरफेस एरिया नहीं होगा विच इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द बिल्डिंग। तो लॉ में क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग अपर्टेनेंट देयर टू, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में केवल ये बिल्डिंग का एरिया ही नहीं आएगा,
बल्कि बिल्डिंग के साथ जो ये लैंड पड़ा हुआ है, खाली वाला लैंड जो पार्किंग में यूज होता है, कॉमन एरिया में यूज होता है या किसी और पर्पज से भी यूज हो सकता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो आप इसे भी हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। अब पढ़िएगा एसेंशियल कंडीशन में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर क्या होगा, कोई भी ऐसा लैंड और बिल्डिंग जो आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके बाद एनी ओपन लैंड, अगर कोई खुला हुआ जमीन का टुकड़ा है, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग का पार्ट है या उसका पीस है, उसके साथ एसोसिएटेड है, इज ऑल्सो ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी। हम उसको भी हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि बिल्डिंग का मतलब केवल उतना सरफेस जहां पर बिल्डिंग खड़ी हुई है, दैट इज नॉट ओनली द हाउस प्रॉपर्टी। द पार्ट एंड पीस ऑफ द लैंड जिसके साथ बिल्डिंग जुड़ी हुई है, दैट इज ऑल्सो अ हाउस प्रॉपर्टी। देखिएगा दूसरी कंडीशन, मैंने आपको हाईलाइट करवाया था ऊपर वर्ड ओनर, मतलब एसएससी ओनर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कोई रेंट मिलता है, किसी प्रॉपर्टी का कोई रेंट मिलता है, बट दैट पर्सन इज नॉट अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो वो उसका इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पर्सन रेंट रिसीव करता हो लेकिन वो ओनर ना हो उसका? भाई रेंट तो दिया जाता है ओनर को, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। अब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में पता नहीं कि उसका ओनर ए है या बी है, लेकिन ए यहां पर पावरफुल पर्सन है, मतलब बॉडी लैंग्वेज में भी मैं कह सकता हूं पावरफुल है, या उसके इम्पैक्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो जबरदस्ती किसी से रेंट रिसीव कर लाता है और उसे अपने पोजीशन में रख लेता है रेंट को। तो यहां पर वो रेंट उसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, बिकॉज स्टिल दैट ओनर इज डिस्प्यूटेड, वो ओनर नहीं है। ऑल्दो मैं जब आपको डीम्ड ओनर बताऊंगा इसी चैप्टर में सेक्शन 27, वहां पर मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा कि अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है और वहां पर कोई रेंट रिसीव करता है, तो फॉर द टाइमिंग वो उसके लिए टैक्सेबल किया जाएगा जब तक कि वो डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता है। लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हैं और आप रेंट रिसीव करते हैं, देन दैट रेंट विल नॉट बिकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड। वो आपका किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, बट यहां टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि आप ओनर होने चाहिए। अगर आप ओनर नहीं है, देन दैट इनकम विल नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है एसेंशियल कंडीशन में, एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ दैट लैंड अपॉन विच इट स्टैंड। इसका एनालिसिस समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग अब कहां पर बनी होगी, ऑब्वियसली किसी लैंड पर ही होगी। तो ये जो बिल्डिंग है ये राम की है, यहां पर इसका ओनर हो गया राम। लेकिन क्या जरूरी है ये बिल्डिंग जब राम की है तो लैंड भी राम का ही हो? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई सम टाइम आप लैंड लीज पर लेते हैं, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना देते हैं। सम टाइम प्रॉपर्टी डेवलपर आपसे कोलैबोरेशन करते हैं, आपकी जमीन होती है बिल्डिंग, वो आपको बना के देते हैं। उस केस में वो आपसे कुछ एरिया ले लेते हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो बिल्डिंग और लैंड है उसके अलग अलग ओनर हो। बिल्डिंग का ओनर अलग हो सकता है, लैंड का ओनर अलग हो सकता है। तो ऐसा कहीं भी ढूंढने की कोशिश मत करिएगा कि अगर बिल्डिंग और लैंड दोनों का ही कॉमन ओनर होगा तभी वो इनकम यहां आएगी। अगर आप लैंड के ओनर हैं या अगर आप बिल्डिंग के ओनर हैं, तब भी वो आपकी इनकम इसी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। वापस आइएगा एसेंशियल कंडीशन पर। इसके बाद लिखा हुआ है, इफ द टाइटल ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax under the section 22 will be the income tax department till the court give its decision
टू द सूट फाइल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो जो मैंने आपको बात बताई कि अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप का केस होगा तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उतने टाइम तक उसको अपने पास होल्ड रखेगा जब तक कि ये डिसाइड नहीं हो जाता कि उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है। जिस दिन एक्चुअल ओनर पता चल जाएगा उस पर्सन की इनकम में हम टैक्सेबल करना शुरू कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया, इस वाले एग्जांपल में देखिएगा कि जितना हिस्सा प्रॉपर्टी का आपने यूज किया होगा अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, वो हम आपका इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे, इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं लाएंगे। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने 50% हिस्सा अपने बिजनेस में यूज नहीं किया लेकिन आपने रेंट पर दिया, और जिसको आपने रेंट पर दिया उसने वहां पर अपना बिजनेस चलाया, वो रहने नहीं आया, वो अपनी फैमिली को नहीं लाया। जिसको आपने रेंट पर दिया वो एक्चुअली में वहां से अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करता है। तो क्या इस केस में भी आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बनेगी? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स ने क्या बोला, ऊपर चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला, अगर कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा या पूरी प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं तो उस केस में वो आपकी इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने उसे किराए पर दिया और जिसको किराए पर दिया उसने बिजनेस और प्रोफेशन कर लिया, तो ये आपको यहां नहीं देखना है। आपने अगर किराए पर दिया और सामने वाला चाहे उसको रहने के लिए यूज करता हो चाहे बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करता हो, ये स्टिल आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप उसे खुद बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं और आप उस बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट को इनकम टैक्स में दिखाते हैं तो उस केस में आपके लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। पढ़िएगा एसेंशियल कंडीशन में नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। उस प्रॉपर्टी का आप कोई भी यूज करिए, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। मतलब आप प्रॉपर्टी को रेंट पर दीजिए, रेंट पर देने के बाद सामने वाला उसका कुछ भी करे लेकिन आपको उसका खुद बिजनेस और प्रोफेशन यूज नहीं करना है। ऑफ द प्रॉफिट विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑलरेडी कवर्ड है। इफ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन इट शेल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो वो आपका इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। देखिएगा, तो यहां पर आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, इफ द प्रॉपर्टी इज गिवन टू एनी पर्सन एंड दैट पर्सन used or uses property for business or profession, then income will be taxable under the head house property। इनकम उस केस में आपकी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, वो कहीं और टैक्सेबल नहीं होगी। तो समराइज कर देता हूं इस वाले पॉइंट को। आपको ये देखना है कि जो इसको प्रॉपर्टी आपने दी है वो उसका कोई भी यूज करे, बस आपको अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है। चलिएगा पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 को देखने से पहले वर्किंग पर आइए। मैंने आपको यहां पर जो एग्जांपल दिया फिर से क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। अब यहां पर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड बिल्डिंग। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है और बाकी जो आप देख रहे हैं ये लैंड है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बिल्डिंग और लैंड आपस में जुड़े हुए हैं तो उससे जो आपको किराया मिलेगा एज ए होल वो आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, इट इज वेरी सेटल्ड पोजीशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक वेकेटेड लैंड से
वेकेटेड लैंड है, देयर इज नो बिल्डिंग, एक खाली प्लॉट है, प्लॉट, जस्ट अ प्लॉट, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और आप उसको किराए पर दे देते हैं, और वहां से जो आपको किराया मिलता है, आपको रेंट मिलता है, दैट विल नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्यों नहीं होगी सर? देखिए, हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल होने के लिए कंडीशन चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखी थी? देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग और लैंड, देयर मस्ट बी अ लैंड और बिल्डिंग अपरटेनेंट देयर टू, आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्या इस वेकेटेड लैंड पर कोई बिल्डिंग है? द आंसर इज नो, देयर इज नो लैंड, देयर इज नो बिल्डिंग ऑन दिस लैंड। हेंस यहां से जो आपको पैसा आएगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं टैक्सेबल नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल होगा लेकिन कहीं और जाकर होगा। अब कहां पर जाकर होगा, इसको देखने के लिए हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात, सर अगर ये मेरा बिजनेस है, अगर ये मेरा बिजनेस है कि मैं अपने लैंड्स किराए पर देता हूं, तो ये मेरा पीजीवीपी में जाएगा। और अगर ये मेरा बिजनेस नहीं है, ओकेजनली मैंने अपना एक कोई लैंड पड़ा हुआ था और किसी ने मेरे से किराए पर मांगा और मैंने उसे किराए पर दे दिया, तो ये अदर सोर्स में जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं इससे आने वाला किराया ईदर इन पीजीबीपी और इन अदर सोर्स, ये कहीं पर भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केसेस। तो जो भी सिनेरियो में बात कही होगी उसके अकॉर्डिंग इट विल बी क्लासिफाइड एज अ पीजीबीपी इनकम और दी अदर सोर्स इनकम। देखिएगा नोट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी विच मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, इफ एनी इनकम इज डिराइव फ्रॉम द वेकेटेड लैंड, अगर आपको किसी वेकेटेड लैंड से कोई इनकम मिलती है, then this income would not be taxed under the income under head house property because there is no building, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है। However, such income shall be taxed under the income tax from other source or PGBP as the case may be। और as the case may be मैंने आपको बता दिया, अगर तो ये आपका बिजनेस है, आप बिजनेस ही करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पर देने का, वेकेटेड लैंड रेंट पर देने का आपका बिजनेस है, तो ये पीजीबीपी में जाएगा। और अगर आप कहते हैं नहीं मेरा बिजनेस नहीं है, ये तो मैंने ओकेजनली दे दिया था, तो ये उस केस में अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक की कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। बहुत आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी। इस चैप्टर में कोई टेक्निकल बात नहीं होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए इनकम टैक्स में आप बहुत गलतियां कर रहे होंगे। अगर आपसे इस चैप्टर में गलती नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत आसान चैप्टर है, यहां गलतियों के चांसेस आपसे नहीं होने चाहिए। वैसे तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप किसी भी चैप्टर में गलती ना करें, आप सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझें और उसको देन अप्लाई करें। बट ये चैप्टर मैं आपको फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। वैसे तो इनकम टैक्स ही मुश्किल नहीं है, आपको लगता होगा, बट जब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा था और अब तक की 15 क्लासेस में आपने ये एटलीस्ट डिफरेंस फील कर लिया होगा कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स में एटलीस्ट बढ़ गई है। अब आप, मैं देख रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स एक एनालिसिस भी कर रहे हैं कि किस तरह से हमें चीजें बताई जा रही हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन है। और जब मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा है, आई वुड रियली अप्रिशिएट टू दोज स्टूडेंट्स जो उस लेवल पर एनालिसिस कर रहे हैं। कई चीजों पर उन्होंने मेरे को भी पॉइंट आउट किया कि सर इट शुड बी लाइक दिस, एंड आई ऑल्सो एक्नोलेज दिस कि हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए, इट इज करेक्ट। कुछ चीजें हैं जहां पर डिफरेंसेस हैं, बट उन डिफरेंसेस के लॉजिक भी मैंने उनको दिए हैं। तो मेरा यहाँ पर पर्पस है 15 क्लासेस में मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो इनकम टैक्स में आपको पहले एक फियर होता था कि है ये इनकम टैक्स क्या सब्जेक्ट आ गया, कैसे करेंगे, क्या होगा, वो फियर तो एटलीस्ट मैंने आपका दूर कर दिया होगा। इतना तो मैं अपने आप पर भरोसा रख सकता हूं। और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या एक्चुअली
आप इनकम टैक्स वाले फियर को दूर कर पाए हैं मेरी इन क्लासेस को देख के, या अभी भी आपको डर लग रहा है इनकम टैक्स में क्या होगा कैसे होगा, तो प्लीज आप मुझे इस चीज को बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर जब मैं आपसे बात करता हूं बिल्डिंग की, ये जैसे मैंने अभी पिक्चर में बिल्डिंग बनाई है, तो ये बिल्डिंग का क्या मतलब होगा, इस बिल्डिंग का क्या यूज होगा, क्या इस बिल्डिंग में ऑफिसेज हो सकते हैं, क्या इस बिल्डिंग में रहने के लिए रेजिडेंशियल यूनिट ही होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में एक्सप्लेन किया गया है, बिल्डिंग इंक्लूड्स फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिसेस, शॉप्स, गोडाउन्स एंड अदर कमर्शियल premises, एग्जाम्पल गार्डन, मैरिज हॉल विद गार्डन। तो बिल्डिंग का मतलब केवल वो नहीं है जहां पर आप देखते हैं कि कोई रहेगा, नो, बिल्डिंग मींस एनीथिंग। आपने बिल्डिंग बनाई, ऑफिसेस बना दिए, किराए पर दे दिए, हाउस प्रॉपर्टी है। आपने बिल्डिंग बनाई, मैरिज हॉल बना दिया, रेंट पर देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी है। आपने बिल्डिंग बनाई, उसके अंदर गोडाउन बना दिया, रेंट पर दे दिया, स्टिल हाउस प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब, बिल्डिंग का मतलब केवल बिल्डिंग नहीं जहां पर लोग रहेंगे। बिल्डिंग इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग विच इज एक्सप्लेन्ड इन द पॉइंट नंबर 5। क्लियर है यहां तक? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन। चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर। पढ़िएगा मत, मैं एक एक करके आपको केस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको यहां पर इन पॉइंट्स पर लेके आऊंगा। आइएगा, आप इन पिक्चर्स को चाहो तो नोट कर सकते हो, ये आपका रिवीजन बहुत आसान कर देंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, इस चैप्टर में मुश्किल कुछ नहीं है। आप एक एक कॉन्सेप्ट की जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं, आप उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाते जाओ। अपने जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें एक तरफ ब्लैंक पेज पर आप इसको नोट करते जाओ। रिवीजन आपकी बहुत आसान हो जाएगी इस चैप्टर की, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिएगा, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी है। तो अब क्योंकि आप समझ गए हैं हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, लैंड और बिल्डिंग और अपार्टमेंट देयर टू, तो मैं जब भी आगे बोलूंगा प्रॉपर्टी बोलूंगा, और प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है। तो एक प्रॉपर्टी है, ये ए की थी, ए इज दी ओनर। ए ने ये प्रॉपर्टी बी को रेंट पर दे दी। अच्छा, एक टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है किराए पर दे देना। तो हाउस प्रॉपर्टी में वर्ड बार बार आएगा, लेट आउट है। लेट आउट के साथ एक वर्ड आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है प्रॉपर्टी अपने यूज के लिए रख लेना। तो ये दो वर्ड्स पर पूरा चैप्टर घूमता रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, बार बार यूज होगा। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी इज अ लेट आउट, एंड प्रॉपर्टी जो लेट आउट की गई है बी को की गई है। ए ओनर है, ए ने इस प्रॉपर्टी को उठाकर बी को दे दिया किराए पर। चलिए, किराया फिक्स हो गया 7,000 रुपए पर मंथ। अब बी ने इस प्रॉपर्टी को फर्दर सी को दे दिया सबलेट। इसको हम कहते हैं सबलेट। जब आप ओनर नहीं होते किसी प्रॉपर्टी के, आप खुद उसे किराए पर लाए होते हैं और आप उसे फर्दर किसी को किराए पर दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सबलेट या सब लेटिंग। आपने प्रॉपर्टी किराए पर ली, किराए पर लेने के बाद आपने उसे फर्दर किसी को किराए पर दे दिया। तो अब मुझे बताइए, मान लीजिए प्रॉपर्टी 9,000 रुपए किराए पर दी गई होगी, तो उस केस में अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये 9,000 रुपए जब बी को मिलेंगे, तो क्या बी की इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन 2 पूछूंगा मैं इनफैक्ट यहां पर। जब बी ए को रेंट पे करेगा, तो क्या सर ये इनकम ए के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है?
आंसर इज यस, इट इज अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। क्यों सर? लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, दोनों जुड़े भी हुए हैं। दूसरा, ए ओनर भी है, ए ओनर है, लैंड बिल्डिंग है, इनकम आती है, तो वो इनकम ए की इनकम में जोड़ दी जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन जब सी यहां पर एक इनकम पे करता है बी को, तो बताइए क्या यहां पर सी ओनर है? आंसर इज नो, सी तो ओनर, सॉरी बी ओनर है। आंसर इज नो, बी तो ओनर ही नहीं है। तो अगर बी ओनर नहीं है तो बी को अगर कोई इनकम मिलती है तो उस केस में वो इनकम उसकी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जा सकती। देखिए चार्जिंग सेक्शन में 3 बातें थी, मत भूलिएगा, बार बार फिर से लिख रहा हूं यहां पर। पहली बात, लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, ओनर होना चाहिए, जो वो इनकम रिसीव कर रहा है वो उसका ओनर होना चाहिए। अगर ओनर नहीं तो कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं। और तीसरी बात मैंने आपको क्या हाईलाइट करवाई थी? एक ओनर यहां पर हमने हाईलाइट किया था, एक प्रॉपर्टी हमने हाईलाइट करी थी। प्रॉपर्टी का मतलब लैंड और बिल्डिंग जुड़ा हुआ। तो यहां पर जो पहले नंबर पर बात है वो प्रॉपर्टी है, दूसरे पर है लैंड एंड बिल्डिंग, और तीसरे नंबर पर जो आपके सामने बात है वो है ओनर। तो यू शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर आप ओनर नहीं तो आपकी वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है सब लेटिंग में, ए ने बी को किराए पर दिया, बी ने फर्दर उसको सी को किराए पर दे दिया। तो ए को जो इनकम मिलेगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इट इज वेल क्लियर। बट बी को जो इनकम मिलेगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, बिकॉज बी इज नॉट अ ओनर। पढ़िएगा, वेयर an SSC is not a owner of building and he sublet the building or property to any other person, rental income earned by the SSC from subletting of a building shall be taxable under the income under head from other source। तो यहां पर आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, ए ने ये प्रॉपर्टी बी को दी किराए पर और बी ने फर्दर ये प्रॉपर्टी सी को दी। तो जो सी यहां पर बी को रेंटल पे करेगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दी अदर सोर्स। एग्जाम्पल मैंने यहां पर दे दिया है। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी 8,000 रुपए के किराए पर ली और बाद में उसने वाई को सबलेट कर दिया और वहां से वो 11,000 रुपए किराया कमाता है। तो इस केस में एक्स कुड नॉट बी टैक्स अंडर दिस हेड, वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज वो ओनर नहीं है। यहां पर कर लीजिएगा इसको ऑफ। देन इनकम ऑफ एक्स विल बी टैक्स अंडर द हेड पीजीवीपी और अदर सोर्स। तो ये या तो पीजीवीपी में चली जाएगी या अदर सोर्स। कब पीजीवीपी और कब अदर सोर्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अगर आपका बिजनेस है ये तो ये पीजीवीपी में। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने तो ओकेजनली ये रेंट पर दे दिया था, मेरा बिजनेस नहीं है, मैं तो किसी से किराए पर लाया था लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा था और क्योंकि मेरा एग्रीमेंट था मैं उससे पहले खाली नहीं कर पा रहा था तो मैंने सोचा चलो किसी को किराए पर दे देते हैं, तो इस केस में ये अदर सोर्स में चला जाएगा। आपने सुना होगा अक्सर लैंड और बिल्डिंग्स फ्री होल्ड होती हैं या लीज होल्ड होती हैं। तो आपने दोनों ही वर्ड्स अक्सर सुने होंगे, नहीं सुने तो आज देख लीजिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ होल्ड ऑन द लैंड्स एंड बिल्डिंग। एक फ्री होल्ड मतलब जिस पर कोई होल्ड नहीं है, बाय द जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या अथॉरिटीज हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, उनका कोई होल्ड नहीं है, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। एक होती है लीज होल्ड, जहां पर आपने वो प्रॉपर्टीज अथॉरिटी से लीज पर ली होती हैं 100 साल की, 50 साल की, और वो लीज आपको पे करनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो चाहे प्रॉपर्टी आपकी फ्री होल्ड है चाहे आपकी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, इट डजंट मैटर फॉर योर कंसिडरेशन। आप प्रॉपर्टी फ्री होल्ड वाली भी हो चाहे लीज होल्ड वाली भी हो, आपके लिए वो हाउस प्रॉपर्टी है।
आपको ये नहीं देखना है कि ये प्रॉपर्टी अगर फ्री होल्ड है तभी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी या लीज होल्ड है तभी आएगी। दोनों ही केसेस में आपकी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी। आइएगा वापस पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिए। ओनरशिप इंक्लूड अ फ्री होल्ड एज वेल एज द लीज होल्ड राइट्स। इट ऑल्सो इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। हाईलाइट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है डीम्ड ओनरशिप को। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक सेक्शन डीम्ड ओनरशिप का। क्या ये सेक्शन है, किस चीज के लिए हमें सेक्शन पढ़ना है, डिटेल में आपके साथ बात की जाएगी। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा सेपरेटली, डीम्ड ओनरशिप क्या होती है। चलिएगा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि 2 साल पहले हमारे इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट के थ्रू इनपुट किया गया था। ये आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, एक रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी आप समझते हैं, जो मकान बनाती है देन उसको बेच देती है। तो मान लीजिए यहां पर एक ग्रुप है, गौर ग्रुप। गौर ग्रुप ने एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी में उसने 1000 फ्लैट्स बनाए। सोसाइटी में उसने 1000 फ्लैट्स बनाए। अब ये जो 1000 फ्लैट्स हैं, क्या ये एक साथ बिक जाएंगे? क्या ये 1000 फ्लैट्स एक साथ बिक जाएंगे? नो। इन 1000 फ्लैट्स को हो सकता है जब ये मार्केट में बेचने जाए तो इसमें से केवल 800 फ्लैट्स ही बिक पाए। अब बाकी जो 200 फ्लैट्स रह गए हैं, इसका क्या होगा? जो बाकी 200 फ्लैट्स रह गए हैं, इसका क्या करेंगे? पॉइंट यहां पर आता है कि लॉ सेज, इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो ये कहता है कि ये जो 200 प्रॉपर्टी उसकी खाली पड़ी हुई है, वेकेटेड है, जिसको अभी इसने बेचा नहीं है, इसकी इनकम को भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? सर यहां से किराया तो मिला ही नहीं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कितना किराया यहां पर जोड़ेंगे? नोशनल वैल्यू जोड़ेंगे। ये आप आगे समझेंगे जब मैं आपको सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बताऊंगा कि कैसे यहां पर आपको रेंटल वैल्यू डिटरमाइन करनी है। एनुअल वैल्यू जो मैंने आपको सबसे ऊपर पढ़ाया कि एनुअल वैल्यू टैक्सेबल की जाएगी, तो आई विल एक्सप्लेन कि हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू। उस पर सेपरेट डिस्कशन आपके साथ होगा। तो यहां पर ये एनालिसिस ये कहता है कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है, पर्सन है, और उसके कुछ अनसोल्ड यूनिट्स रह गए हैं। देखिए रियल एस्टेट के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, रियल एस्टेट के लिए स्टॉक है। जब आप रियल एस्टेट कंपनी है और आप मकान बनाकर बेचने का काम करते हैं तो वो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाता, वो आपके लिए स्टॉक कहलाता है। लेकिन लॉ यहां पर उनको भी कवर करना चाहता है, तो यहां पर ये अमेंडमेंट आई जिसमें ये बोला कि अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी अपनी यूनिट्स नहीं बेच पाती है तो उस ना नहीं बेची हुई यूनिट्स पर भी, जो अनसोल्ड यूनिट्स होंगी, उस पर भी आपको इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना होगा। कैसे देना होगा? एक टाइम लिमिट भी दी गई है कि इतने टाइम तक नहीं देना है। लेट से मैं आपको बता देता हूं, 2 साल तक उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। अगर वो यूनिट 2 साल के अंदर नहीं बिक पाती है और फिर भी खाली पड़ी रहती हैं तो उनको टैक्स देना होगा। 2 साल कहां से देखने हैं, चलिए उसका डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक रियल एस्टेट कंपनी ने अपना कंप्लीशन कर दिया। कंप्लीशन का मतलब उसने बोला कि मैंने 1000 फ्लैट बनाए थे, 1000 फ्लैट मेरे आज रेडी हो गए, और उसको यहां पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया अथॉरिटी ने। तो जो भी वहां की अथॉरिटीज होती हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देती हैं। वो ये कहती हैं कि हाँ जी आपका ये काम पूरा हो गया, आपकी सोसाइटी कंप्लीट हो गई, नाउ हमने आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया। लॉ सेज कि यहां से 2 साल तक, लॉ सेज कि जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके आगे 2 साल तक जाइए। इन 2 सालों तक हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं मांगेंगे उन यूनिट्स पर जो कि आपकी खाली पड़ी हुई हैं, भले ही आप उसे किराए पर नहीं दे पाए हैं। लेकिन जिस दिन आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे
तो उस दिन के बाद से हम उन यूनिट्स पर भी नॉशनल रेंट कैलकुलेट करेंगे और उस रेंट के ऊपर हम आपका टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम द एंड ऑफ 2 years, जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। पढ़िएगा इस वाली लाइन को, इस पर मैं डिटेल में आपसे फिर बात करूंगा। तो देखिए पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो रियल एस्टेट कंपनी के लिए ये जो यूनिट्स है ना, दीज आर दी स्टॉक इन ट्रेड। देन एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो एनुअल वैल्यू होगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, वेयर इट इज हेल्ड बाय द एसएससी एज अ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो। तो वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी। हाउएवर, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया 2 साल वाला क्लॉज, उसकी बात हो रही है। हाउएवर, the annual value of a property being held as a stock in trade would be treated as nil। उसको हम जीरो कर देंगे, मतलब एनुअल वैल्यू हम आपकी जीरो कर देंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए, from the end of the financial year in which certificate of completion of the construction of a property is obtained from a competent authority। तो जिस अथॉरिटी से आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया होगा, जिस दिन सर्टिफिकेट लिया, उस दिन वाले साल के आखिरी से 2 साल गिन लो, वो आपके एग्जेम्प्ट कर देंगे, एनुअल वैल्यू जीरो कर देंगे। एनुअल वैल्यू जीरो करने का मतलब कोई इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। इफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट ड्यूरिंग सच पीरियड, अगर आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट एक्चुअली में नहीं की होगी, अगर आपने कर दी होगी फिर तो वैल्यू जो आ गई वो आपकी इनकम है ही। मान लीजिए आपने लेट आउट नहीं करी, खाली पड़ी थी, तो उस खाली पड़ी प्रॉपर्टी का कोई भी अमाउंट टैक्स नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग 700 हाउसेस फॉर द पर्पज ऑफ लेटिंग आउट, इनकम फ्रॉम सच लेटिंग आउट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली। लेकिन वो कब होगी, जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम द डेट एंड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू रिसीव द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। चलिएगा पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी को किराए पर देते हैं और वो पर्सन उसका चाहे बिजनेस यूज करे, चाहे प्रोफेशनल यूज करे, चाहे वो उसमें रहे, चाहे वहां पर अपनी फैक्ट्री चलाए, या उसको फर्दर खाली छोड़ दे, तो वो आपको नहीं देखना है कि वो क्या करता है, आपको तो बस ये देखना है कि आप अपना बिजनेस प्रोफेशन उसमें नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 एक बार क्विकली देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में बी लेट आउट बाय द एसएससी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस if the business of SSC to own and give houses on rent, then annual value of the house owned by him during the previous year would be taxable under the income under head house property। तो यहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो कि आप जनरली समझते हैं, क्या समझते हैं कि सर अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा तो वो इनकम पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस प्रॉपर्टीज किराए पर ही देना है, आपके पास 10 मकान है, आपने 10 मकान में क्या किया, 8 मकान में आपने पीजी बना दिए, पेइंग गेस्ट बना दिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने अलग अलग शहरों से, आप उन्हें पीजी किराए पर देते हैं, वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। भले ही आपका बिजनेस है, सर ये तो मेरा बिजनेस है किराए पर देना, तब भी ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, लैंड बिल्डिंग होनी चाहिए, आप ओनर होने चाहिए, तो जो उससे इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी, भले ही ये आपका बिजनेस क्यों ना हो, स्टिल दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली। चलिएगा पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, वेयर दिस इज ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, where the property is let out to employee
with the objective of carrying on the business of the SSC in a efficient manner, then rental income shall be taxable as a business income. देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। लेट से आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है। अब आपके पास एक एम्प्लॉय आता है, वो किसी दूसरे शहर का है। वो ये कहता है सर मैं आपके यहाँ जॉब तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर आप मुझे रहने के लिए घर दे देंगे तो मैं आपके यहाँ जॉब कर लूंगा। अब आपने कहा भाई मेरे घर में तो मैं तुम्हें रख नहीं पाऊंगा, एक काम करो, जो मेरी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में एक मैंने छोटा सा रूम बना रखा है, उसे मैं कहता हूं सर्वेंट रूम। तुम एक काम करो, कहाँ तुम अपने घर जाओगे, डेली डेली कंप्यूट करोगे, और तुम्हारी तो कंडीशन ही यही है कि तुम मेरे काम ही तब करोगे जब मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ घर दूंगा। तो तुम एक काम करो, मेरी ही उस फैक्ट्री में जो कोने में मैंने रूम बना रखा है, अच्छा खासा रूम है, आप उसमें रह लो, लेकिन मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा, मैं आपसे बदले में 10,000 रुपए भी लूंगा। भाई अगर आप कहीं बाहर किराए पर रहते तब भी तो आप पैसे देते, तो मैं आपसे ये पैसे लूंगा। अब सोचो, आपकी ये लैंड और बिल्डिंग है, आपने इस लैंड बिल्डिंग में से एक छोटा सा टुकड़ा अपने एम्प्लॉय को दे दिया किराए पर। लेकिन एम्प्लॉय को क्यों दिया किराए पर? ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे, आपका बिजनेस इंपैक्ट ना हो, आपका बिजनेस एफिशिएंट मैनर में चलता रहे। तो उस केस में जो इनकम आपको आएगी, दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? अंडर द हेड पीजीबीपी। वो कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये इनकम आपने कमाई है। क्यों कमाई है? ऐसे रेंट को लेकर कमाई है जिससे कि आपका बिजनेस एफिशिएंटली चलता रहे। एम्प्लॉय आप क्या नहीं आता तो आपका बिजनेस इंपैक्ट होता। तो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, एफिशिएंट मैनर में चलाने के लिए आपने ये इनकम कमाई है, और ये इनकम इस केस में हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी। इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। Okay, one option is a business challenge on master plan. चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेयर the premises of SSC are given to any government agency for locating a branch of a bank, police station, it is a police not polish, so correct कर लीजिएगा, excise office, for the purpose of running of a business of SSC more efficiently, then rental income of such property would be taxable under the head PGBP। आपने देखा होगा कई प्रेमाइसेस ऐसे होते हैं जहां पर बैंक का एटीएम उस प्रेमाइसेस के अंदर होता है। आप नोटिस करेंगे, एटीएम इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, इट इज अ बैंक्स प्रॉपर्टी। अगर वो सरकारी बैंक का एटीएम है तो वो सरकारी बैंक की प्रॉपर्टी है। लेकिन आपने कई जगह पर नोटिस किया होगा, किसी कैंपस के अंदर आपको एटीएम या बैंक्स मिलते हैं। मान लीजिए, आप एग्जांपल लेता हूं, दिल्ली के अंदर मूलचंद हॉस्पिटल है, इट इज अ वेरी फेमस हॉस्पिटल। उस बैंक में आप अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको इलाहाबाद बैंक की एक ब्रांच मिलेगी। तो यहां पर क्या होता है, समटाइम आप अपने प्रेमाइसिस का एक छोटा सा टुकड़ा गवर्नमेंट एजेंसीज को, बैंक्स को, वहां पर उनकी ब्रांच सेटअप करने के लिए दे देते हैं। और ये ब्रांच क्यों सेटअप की गई है? ताकि आपका बिजनेस अच्छा चले। अब देखिए, मूलचंद हॉस्पिटल में बैंक क्यों बनाया? ताकि अगर कोई पेशेंट आता है, या उस मूलचंद हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉइज भी हैं, उन्हें बैंकिंग चैनल के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। जब भी उनकी कोई बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स हो, कैश डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉ करना है, तो उन्हें दूर कहीं ना जाना पड़े, उनके अपने प्रेमाइसेस में उन्हें ये मिल जाए। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर बैंक्स, एटीएम हैं, ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं। तो वो सब क्यों है? ताकि आपका बिजनेस एफिशिएंटली चलता रहे। तो अगर आपने ऐसी कोई इनकम कमाई है इन लोगों को किराए पर देके, जो कि बैंक की ब्रांच है, पुलिस स्टेशन हैं, एक्साइज ऑफिसेज हैं, या कोई जीएसटी ऑफिस आप कह सकते हैं, तो उस केस में जो आपको इनकम आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, वो आपके पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। क्योंकि यहां पर अगेन लॉजिक वही है,
आपने ये रेंटल कमाया है टू रन योर बिजनेस स्मूथली। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है इन कॉमन वाले में, जो हम कॉमन एनालिसिस कर रहे हैं एसेंशियल कंडीशन के, उसमें है कंपोजिट रेंट। देखिएगा क्या होता है कंपोजिट रेंट। आज की इस क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ टेक्निकल नहीं बताया। आई हैव जस्ट डिलीवर अ बेसिक थिंग्स कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी, कैसे टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, लेटिंग क्या है, सब लेटिंग क्या है, ओनर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। ये सारी बातें आपके साथ की गई हैं, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर टेक्निकल नहीं है। एवरीथिंग विल बी स्मूथली डिलीवर्ड टू यू, और आपको इस सब्जेक्ट में प्यार हो जाएगा। ये मैं आपको पहली क्लास से कह रहा हूं, और अब तक आपको यकीन भी आ गया होगा। चलिए, सम टाइम क्या होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेने जाते हैं तो आपको रेंट पर देने वाला जो पर्सन है, ओनर है, वो आपको ऑप्शन दे देता है। क्या ऑप्शन देता है? पहला, वो कहता है सर आप मेरी प्रॉपर्टी रेंट पर ले लीजिए, वहां पर एक बिल्डिंग है, मैं आपसे उस बिल्डिंग का रेंट लूंगा। ये एक ऑप्शन है जो आपको दिया गया है। एक ऑप्शन वो आपको ये देता है, सर आप मेरे से मेरी बिल्डिंग ले लो किराए पर, उस बिल्डिंग के साथ मैं आपको फैसिलिटीज भी दूंगा। फैसिलिटीज, क्या फैसिलिटीज दूंगा? मेरे उस घर में एसी लगा हुआ है, आपको जब जब आप उस घर में शिफ्ट करेंगे तो आपको एसी नहीं लाना पड़ेगा। कूलर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारी फैसिलिटीज मैं आपको दूंगा। आप मुझे बिल्डिंग का भी किराया देना और फैसिलिटीज का भी किराया दे देना। आपको अपनी फैसिलिटीज परचेज नहीं करनी पड़ेगी या आपको लानी नहीं पड़ेगी। तो अगर जब भी आपसे ऐसा कोई किराया वसूला जाए जिसके अंदर प्रॉपर्टी का भी किराया हो, मतलब बिल्डिंग का भी किराया हो और उन फैसिलिटीज का भी किराया हो, तो उस केस में उसको हम कहते हैं कंपोजिट रेंट, जहां पर आपसे बिल्डिंग प्लस उसकी फैसिलिटीज दोनों का किराया वसूला जाता है। वो किराया आपके लिए बन जाता है कंपोजिट रेंट। और जहां पर केवल बिल्डिंग का किराया लिया जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब हाउस प्रॉपर्टी का किराया लिया जाता है, तो वो तो आपके लिए सिंपल रेंट है ही। अब आप मुझे बताइएगा, थोड़ा माइंड पर प्रेशर डालिए, ये जो रेंट आपको मिला है ये कहां टैक्सेबल होगा? सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। बिल्कुल सही जवाब, ये हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। अभी तक हमने यही तो पढ़ा, तो ये तो मेरा चैलेंज है ही नहीं, यहां तो मेरे लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। चिंता की बात कहां है? सर ये वाला जो एरिया है ना बी, जहां पर आपको कंपोजिट रेंट मिलता है, ये आपके लिए चिंता का विषय है कि क्या ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर आप कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा फैसिलिटीज, फैसिलिटीज का भी तो आपको किराया मिला, क्या ये भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? ये तो जा ही नहीं सकता। अगर आपको एसी का कोई किराया मिलता है, रेफ्रिजरेटर का किराया मिलता है, टीवी का किराया मिलता है, क्या आप उसे भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देंगे? द आंसर इज नो, वो तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट ही नहीं है। तो सर फिर एक काम करेंगे, हम इसे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करेंगे, अदर सोर्स में ले जाएंगे। अगेन आप फंस जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर गलत कर देंगे। इस रेंट के अंदर तो बिल्डिंग का रेंट भी जुड़ा हुआ है। अब बिल्डिंग वाले रेंट को तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल करना होगा। तो सर यहां पर फिर क्या करें, आप ही हमें बता दो। लो, यहां पर आप एक टेस्ट करिए। अगर मैं आपको ब्रेकअप बता दूं कि भाई जो मैंने आपसे 20,000 रुपए किराया लिया है, इस 20,000 में 5,000 तो आपके फैसिलिटीज के हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा इनके हैं, और 15,000 रुपए बिल्डिंग के हैं, तो सर बहुत ही आसान हो गया हमारा काम। ये जो 15,000 होंगे ये तो हम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में भेज देंगे। और जो 5,000 है उसे कहीं और भेज देंगे। कहीं और का मतलब आपके सामने दो रास्ते हैं, पीजीबीपी, अदर सोर्स।
अगर आपका बिजनेस ही है किराए पर देना, आप फैसिलिटीज किराए पर देते हैं और ये आपका बिजनेस है, तो पीजीबीपी। और आपने ओकेजनली किराए पर दे दिया तो ये अदर सोर्स। सर आपने ये तो बता दिया कि इफ दीज आर सेपरेबल, मतलब आपने ये कह दिया कि मुझे पता है इस 20,000 के टुकड़े कैसे हुए हैं। तो यहां पर बात अच्छी हो गई कि जो हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट होगा रिलेटेड टू द बिल्डिंग वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और जो रिलेटेड टू फैसिलिटीज होगा वो आप टैक्सेबल कर दोगे या तो पीजीबीपी में या अदर सोर्सेज में, एज द केस मे बी। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हम ये आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि ये जो आपको किराया मिला इसमें कितना अमाउंट प्रॉपर्टी का है या कितना अमाउंट फैसिलिटीज का है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इनसेपरेबल। मैं इसे सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं कि कितना इसमें बिल्डिंग का है और कितना फैसिलिटीज का है, तो क्या करेंगे? तो फिर आपके पास सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, इधर पीजीबीपी या अदर सोर्स। भाई अगर बिजनेस है तो पीजीबीपी, बिजनेस नहीं है ओकेजनल है तो अदर सोर्स। क्लियर है यहां तक? अब पढ़िएगा, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। When rental charge for a house as well as some other furniture and other facilities, then it is called a composite rent। आप इसको composite rent के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे, in such cases we need to separate the rental towards the house property and other facilities। तो इस केस में हमें क्या जरूरत है कि कितना मेरा किराया हाउस प्रॉपर्टी का है और कितना मेरा किराया अदर फैसिलिटीज का है, ये आइडेंटिफाई करना मेरी जिम्मेदारी है। सो रेंटल बिलोंग्स टू द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एंड द रेंटल फॉर अदर फैसिलिटीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस या पीजीबीपी एज द केस मे बी। चलिए, when rental for a house as well as plant and machinery, then it is called composite rent। in such case we need to separate the rent towards the house property and plant and machinery। तो अगर वहां पे प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी वाला पार्ट आपका पीजीबीपी में चला जाएगा। देखिएगा, the rental belongs to house property taxable under the head house property, and rental for the plant and machinery will be taxable under the head other source or PGBP depending upon the facts of the cases। if letting out of a property rental is inseparable, अब आप रेंट का सेपरेशन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना हाउस का है और कितना फैसिलिटीज का है, देन द एंटायर अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट उठाइए और उसको टैक्सेबल कर दीजिए अंडर द हेड पीजीबीपी और अदर सोर्स डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। जैसा भी आपका केस होगा, बिजनेस है तो पीजीबीपी, ओकेजनल है तो अदर सोर्स। आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स यहीं तक करते हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। एनुअल वैल्यूज क्या होती हैं? एनुअल वैल्यूज का मतलब अभी समझ लीजिए, जस्ट 2 मिनट लगाते हैं, डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनुअल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो आप इनकम टैक्स में अंडर द हेड इनकम टैक्स चार्जेबल करेंगे, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो आपको एज ए रेंट रिसीव हुई होगी, ऑल्दो इट इज नॉट एक्चुअली रेंट रिसीव, इसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें और भी आएंगी, बट अभी आप समझ लीजिए कि ऐसा वैल्यू जो आपको एज ए रेंटल मिला है या मिल सकता था उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट पे, वो आपकी एनुअल वैल्यू है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टच द एरिया हाउ टू कंप्यूट द एनुअल वैल्यू, और उसके आगे की बहुत सारी छोटी छोटी बातें फिर मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मेट में कि जो मेरा इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है। तो देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट है, तो ये मैं कंप्यूट करना आपको सिखाऊंगा। केसेस है मेरे पास बहुत सारे कि अगर ऐसा हो तो कैसे आएगा,
अगर सिचुएशन ये हो जाए तो कैसे एनुअल वैल्यू निकालनी है, वो सारी बातें डिटेल में आपके साथ की जाएंगी। और फिर उसके बाद बात करेंगे इन छोटे छोटे पार्ट्स की जो इस चैप्टर का पार्ट आपके सिलेबस में रखा गया है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स है और व्हाट्सएप पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी ज्यादा से ज्यादा पूछें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें एक्चुअली में इनकम टैक्स और जीएसटी क्लासेस की जरूरत है। ये सारी वीडियोस, पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए कंप्लीटली यूट्यूब पर अवेलेबल किया जाएगा। आप यहां पर आकर इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एग्जाम की तैयारी करिए और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।